Hello students, welcome back. Now we'll start with plasma membrane or cell membrane. So, we know cell, right? Now we are starting to study the structure of cell. First, we will see plasma membrane. Plasma membrane is the outermost covering of cell. All the cellular content is bounded by a membrane, a layer which is called plasma membrane. And what this membrane does, it provides protection to the cellular content, it bounds the cellular content and it separates the cellular content from its external or outside environment. Right, see in the figure, ये सेल है और इस सेल के ऊपर जो आप वाइट कलर का लेयर देख रहे हो पूरे सेल के अराउंड, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, बेसिकली जो भी सेलुलर कंटेंट होता है, सेल के अंदर की जो भी चीज़ें हैं उसको बाउंड करके रखता है, एक बाउंड्री फॉर्म करता है ना. और ये इस बाउंड्री का काम क्या होगा कि इस सेलुलर कंटेंट को बाउंड करेगी, इसको सेपरेट करेगी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी. इसके अलावा बाउंड्री का इन जनरल भी क्या काम होता है, अगर कोई बिल्डिंग है और ये उसके ऊपर उसके सराउंडिंग में उसकी बाउंड्री वॉल है, तो उस बाउंड्री वॉल का और क्या काम होगा, प्रोटेक्शन का काम हो गया. इसका एरिया इसने डिफाइन कर दिया, इसको बाउंड करके रख लिया, इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करके रख दिया. और क्या काम होता है बाउंड्री का, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, इस बिल्डिंग के बाउंड्री पे कुछ गेट्स होंगे, कुछ चैनल्स होंगे जिनके थ्रू कौन बाहर जाएगा, कौन अंदर आएगा, ये बाउंड्री वॉल के चैनल्स डिसाइड करते होंगे, है ना. चैनल से मॉनिटर होता होगा, डिसाइड भी नहीं करते हम कि यहाँ से मॉनिटर होता होगा. जो इस बाउंड्री पे चैनल्स या गेट्स प्रेजेंट होंगे उनसे मॉनिटर होगा कि इस बिल्डिंग के अंदर कौन कौन आ सकता है, कौन कौन बाहर जा सकता है. ठीक है, वही काम सेल के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है. ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, सेल को प्रोटेक्ट करती है, सेलुलर कंटेंट को बाउंड करती है और इसके ऊपर कुछ चैनल्स एंड गेट्स या फिर पंप्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, सेल के अंदर जो चीज़ें आनी हैं उनको अंदर आने के लिए अलाउ करते हैं, जो चीज़ें बाहर जानी है उनको बाहर जाने के लिए अलाउ करते हैं. ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर कुछ भी आ सकता है या सेल के बाहर कुछ भी जा सकता है. ये जो मूवमेंट इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है ये सेलेक्टिव मूवमेंट होता है. इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर. सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेलेक्टिव मतलब सेलेक्ट करके चीज़ें अलाउ करती है इससे पास होना. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ any cell. It is present in both plant cell and animal cell. So it is outermost covering of cell which separates the cellular content from its external environment and it is selectively permeable in nature. ये बात हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. Now प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. और अब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये किन चीज़ों से मिलके बनी है, कैसी दिखती है, मिलके बनी है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल एंड निकोलसन ने 1972 में दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के द्वारा. इससे पहले भी साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने काम किया था, लेकिन ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये उनमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल है. और ये बहुत सारी डिस्कवरीज़ के बाद फिर जब ये लोग आए तो इन्होंने ये फाइनल मॉडल दिया. उन सारी थ्योरीज़ में से जो पोस्टुलेट एक्सेप्ट हुए उनको एक्सेप्ट करके और कुछ अपना नया ऐड करके इन्होंने ये मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सप्लेन किया. ठीक है, इस मॉडल के हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड बायलेयर है. बायलेयर का मतलब क्या होता है, बायलेयर, बाय इज फॉर टू, तो ये लिपिड की बायलेयर है इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड ऑन बोथ द सरफेसेस. इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड से और प्रोटीन से मिलके बना हुआ है बेसिकली, और उसमें जो लिपिड की बायलेयर है उसके अंदर प्रोटीन या उसके ऊपर प्रोटीन एम्बेडेड रहते हैं. तो इसको प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड्स भी कहते हैं.
कि लिपिड के सी में प्रोटीन एम्बेडेड है, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू द डायग्राम। सी, दिस इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आप ये जो ऊपर वाली लेयर देख रहे हैं और एक नीचे वाली लेयर देख रहे हैं, ये क्या है? ये लिपिड्स की लेयर है। लिपिड बाइलेयर हमने कहा था, तो ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है। लिपिड की दो लेयर्स हैं। कौन सा लिपिड है? फोस्फोलिपिड है। कौन सा? फोस्फोलिपिड। अब फोस्फोलिपिड की खास बात क्या है? यहाँ ये आप इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इस तरह की लेयर है, राइट। इधर भी इस तरह की लेयर है। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये क्या है? ऐसे वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये हेड पार्ट है और ये इसकी टेल है। हेड पार्ट है और इस तरीके से टेल है, राइट। तो जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है बेटा वाटर लविंग, ठीक है। और ये जो टेल पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है ये वाटर हीटिंग है, राइट। अब जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसका जो ये वाला पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है, जो हेड पार्ट है। ये नीचे से भी ये वाला पार्ट जो है, ये हेड पार्ट जो है फोस्फोलिपिड का, ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। और जो ये टेल पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक रीजन है, ठीक है। तो ये लिपिड खुद को इस तरह से अरेंज करके रखते हैं कि जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होगा वो उस साइड आएगा जिधर सेल को वाटर फेस करना है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी वाटर होता है और सेल के एक्सटर्नल सरफेस पे भी, मतलब आउटसाइड द सेल भी पानी हो सकता है। तो वहाँ हेड अरेंज हो जाते हैं और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है, जो वाटर हीटिंग पार्ट है, ये बीच में आ जाता है। इस तरीके से करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कह रहे हैं लिपिड की बाइलेयर है। अब इस लिपिड के अंदर ही आप ये ऑरेंज कलर के प्रोटीन चैनल्स देख रहे हैं। यहाँ भी आप ये ऑरेंज कलर के प्रोटीन्स देख रहे हैं। ये सब क्या है? या आप यहाँ ये एक प्रोटीन जो देख रहे हैं ये क्या है? ये जो ऑरेंज कलर के ये है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है या इंट्रिंसिक प्रोटीन इनको बोलते हैं। कैसे है? इंटीग्रल, क्योंकि ये एम्बेडेड हैं दोनों लेयर में, दोनों लेयर को क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे प्रोटीन को क्या बोलते हैं? इंटरनल प्रोटीन या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन, तीनों इसी को बोलेंगे। उसके बाद ये प्रोटीन जो सिर्फ पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, या तो इस लेयर पे यहाँ प्रेजेंट होगा या फिर यहाँ प्रेजेंट होगा, ऐसे प्रोटीन को क्या बोलते हैं? पेरीफेरल प्रोटीन। वो प्रोटीन जो सिर्फ पेरीफेरी पे ही प्रेजेंट हो। तो हमने कहा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड से मिलके बनी हुई है और प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में है, फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर है, और प्रोटीन जो है वो इंट्रिंसिक हो सकता है या फिर पेरिफेरल हो सकता है, राइट। तो प्रोटीन आपका इंट्रिंसिक हो सकता है या पेरिफेरल हो सकता है, और आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसे मिलके बनी है। इसके अलावा आप यहाँ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स देख रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ लिखा हुआ है, ग्लोबुलर प्रोटीन, ये सब क्या है? ये सब तो जो आप देख रहे हैं ये प्रोटीन है। ये आउटर सरफेस पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है पेरिफेरल सरफेस पे, वो पेरिफेरल प्रोटीन्स है। ये जो इंटरनल सरफेस पे पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो है। इसके अलावा आप ये जो ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट की मोइटी है, या इस तरह की चीज़ें। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ और चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं, इनका रोल हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला तो मैंने जैसे बताया था कि किसी भी बिल्डिंग की कोई बाउंड्री है जो उसका फंक्शन होगा, वही एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की बाउंड्री है उसका फंक्शन होगा। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगी, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करेगी, एंड इट परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। अगर सेल को मानिए ग्लूकोज की ज़रूरत है, सेल को पानी की अगर ज़रूरत है, या सेल को किसी स्पेसिफिक आयन की ज़रूरत है, तो इनको सेल के अंदर आना होगा। और ये कौन अलाउ करेगा? इसकी परमिशन कौन देगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होकर ही तो अंदर आएगी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो सेल की बाउंड्री है, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है। वैसे ही सेल से कुछ चीज़ों को बाहर जाना होगा, तो वो भी कैसे बाहर जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्रॉस करके। उनके लिए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही परमिट करती है। तो ये काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है कि सेल के अक्रॉस जो भी मूवमेंट हो रहा है या सेल के इनसाइड जो भी मूवमेंट हो रहा है उसको मॉनिटर करती है, और वो इसी के थ्रू होता है।
उसके अलावा कंपार्टमेंटलाइजेशन, एज इट सेपरेट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करके रखती है, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन का भी काम करती है। ठीक है, उसके अलावा मैंने अभी जो कहा था आपको, ग्रीन कलर के पार्ट दिखाई दे रहे थे ऐसे पेरिफेरल प्रोटीन पे, जहाँ कार्बोहाइड्रेट भी लिखा हुआ था, कि ये भी है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होते हैं, इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, अक्सर रिसेप्टर्स हो सकती हैं वो, और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम है इनका, देखिए एक सेल को अगर दूसरे सेल से कम्युनिकेट करना है, देखो कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपके बॉडी में ऐसा तो नहीं है ना एक ही सेल है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल आर देयर, सो उनको साथ में वर्क करने के लिए, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ता होगा। अब कम्युनिकेट करने के लिए इन दोनों सेल के पास कोई लैंग्वेज तो है नहीं, ये हिंदी इंग्लिश तो नहीं जानते, तो ये कैसे बात करते होंगे, ये क्या करते हैं कि सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है कुछ जंक्शंस के थ्रू, कुछ सिग्नल्स के थ्रू। ये सेल कोई सिग्नल देगी और ये सेल के लिए पास कोई रिसेप्टर होगा उस सिग्नल के लिए, तो वो अगर उस सिग्नल को रिसीव करेगी तभी ये सेल समझ पाएगी अपने रिसेप्टर के थ्रू कि ये बात है। ठीक है, और सेल एक दूसरे से कनेक्टेड भी कैसे होंगे, कुछ जंक्शंस होंगे इनके बीच में ना, कुछ एडहेरेंट प्रोटीन्स होंगे, और ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही। ठीक है, तो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उस पर कुछ बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस पर जंक्शंस होते हैं जो कि सेल एडहेशन में, सेल टू सेल एडहेशन में, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में और सेल टू सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। और ये सेल टू सेल सिग्नलिंग, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सेल टू सेल एडेशन एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो पूरे सेल्स को मिलके साथ में काम करना है। ठीक है, तो ये काम, ये रिसेप्टर्स और ये सारी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही। ठीक है, उसके अलावा जो कुछ सब्सटेंसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दे कैन मूव इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू डिफ्यूजन ओनली। डिफ्यूजन क्या होता है, इट्स अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। किसी सब्सटेंस का उसकी हाई कंसंट्रेशन से उसकी लो कंसंट्रेशन पे मूव करना डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, अब डिफ्यूज़न के लिए आपको क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन में डिफरेंस होना चाहिए। किसी चीज़ की कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है उस सब्सटेंस की टेंडेंसी होगी कि वो उस साइड मूव करेगा जिधर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। और कब तक मूव करता है, जब तक दोनों साइड कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस प्रॉपर्टी को डिफ्यूजन कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी की वजह से कुछ सब्सटेंसेस लाइक CO2, ऑक्सीजन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वाया डिफ्यूजन ही क्रॉस कर सकते हैं। ठीक, वहीं बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है लिपिड की बाइलेयर है, उसमें बीच में हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है। मैंने आपको समझाया था कि ऐसे फोस्फोलिपिड है, उसकी टेल है, तो उसकी जो टेल वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर हीटिंग है। तो जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो ना वाटर लविंग होंगे, तो उनके लिए वो हाइड्रोफोबिक रीजन को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सर्टेन चैनल्स होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब ये चैनल्स भी हो सकते हैं और बेटा ये पंप्स भी हो सकते हैं, कुछ पंप्स भी होते हैं। ठीक है, और कुछ कैरियर प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। ये जब आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ें डिटेल पढ़ते हैं कि पंप्स क्या हैं, चैनल्स क्या हैं, कैरियर प्रोटीन्स क्या हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप बस इतना जानिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ चीज़ें तो वाया डिफ्यूजन क्रॉस कर सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए उनको स्पेसिफिक चैनल्स या स्पेसिफिक पंप्स चाहिए होते हैं। ठीक, उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा फंक्शन क्या है, एक तो मैंने कहा ये कि कंपार्टमेंटलाइजेशन और एंट्री और एग्जिट मॉनिटर करना। फिर हमने कहा कि वाया डिफ्यूज़न कुछ चीज़ें इसमें पास हो जाती हैं। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट चैनल्स पंप्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये बात हम कर चुके। फ्लेक्सिबिलिटी, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर सेल का फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन
मेंटेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे आपने अमीबा देखा होगा, अमीबा क्या करता है कि वो मूव करता है वाटर में, राइट। और मूव कैसे करता है, अपनी शेप बदल बदल के अपने पैरापोडियाज बनाता है और उसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, ये शेप बार बार बदलती रहती है। अब ये शेप बार बार चेंज हो रही है, कैसे हो पा रही है, क्योंकि जो इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी उसको हेल्प करती है कि वो अपना फूड इनगल्फ कर सकता है, ठीक है, मूव कर सकता है, और भी बहुत सारी जगहों पे जो भी सेल की फ्लेक्सिबिलिटी है उसके लिए आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रोल प्ले करती है। उसमें भी अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने अभी स्ट्रक्चर देखा था, उसी में बीच में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल सेल की इंटीग्रिटी और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। इसके अलावा ये आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। ये बात हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। In our next video, we will discuss some more topics related to this chapter only. Till then, keep studying, keep learning. पढ़ते रहो, पढ़ते रहो।